चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, हम सबका फेवरेट चैप्टर, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर 4 की थ्योरी को डिस्कस नहीं किया, थ्योरी को नहीं समझा है, तो आप ऊपर बटन को जाके क्लिक कर सकते हैं और पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 में सबसे पहला एमसीक्यू पूछा जा रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज कैरेक्टराइज्ड फॉर पोजेसिंग। हमारे पास ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल, उसमें कौन कौन मतलब उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है कि उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा? कि वो इस तरह से पता लग सकता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे हाइड्रोजन से, जबकि ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है कि दूसरे ऑक्सीजन से वैलेंस शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरे ऑक्सीजन से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। वजह यह है कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 है, 2 और चाहिए तो वो 2 शेयर कर लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात की जाएगी तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमारा जो एमसीक्यू है इसका फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही आंसर है, अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। 2 पर आते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान में, यानी कि कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो इस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। 3 पर आते हैं, इफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A इज कंबाइनिंग विद अनदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो जैसा कि आपको उस वीडियो के अंदर बताया गया था कि आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप 1 का कोई भी मेटल होगा या ग्रुप 2 का कोई भी मेटल होगा तो ये हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये कभी कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। मेटेलिक बॉन्ड इनके अंदर शामिल होता है क्योंकि ये मेटल्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी बॉन्ड है वो इनका आयोनिक होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड, या जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ग्रुप 7, ग्रुप 6 या ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7 तक जितने भी हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इन सबसे आप फौरन से पता नहीं लगा पाएंगे। अब आते हैं ग्रुप 4 पे, एमसीक्यू नंबर 4 पे। इसमें पूछा जा रहा है, इन HCl द बॉन्ड फॉर्म्ड इज। HCl में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? तो देखें, H और Cl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है, तो इसीलिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, पोलर या नॉन पोलर? तो इसका सही आंसर है, पहले समझ लेते हैं, नॉन पोलर में सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं। नॉन पोलर में सिमिलर एटम्स यानी कि एक जैसे एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन वगैरह। पोलर में डिसिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन या हाइड्रोजन और फ्लोरीन वगैरह। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा कि HCl के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 5 पर आते हैं, 5 में कहा जा रहा है, आयोनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ। आयोनिक बॉन्ड्स कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान में बनते हैं या कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स के दरमियान में बनते हैं? तो आइए जरा चेक करते हैं। ऑप्शन ए में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ऑप्शन बी में भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। तो आपको जैसे बताया गया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 3 और 4, तो 3 और 4 वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में कोई एक ठीक हो सकता है। अब इन दोनों में कौन सा ठीक होगा जरा चेक करते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये दोनों आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो ग्रुप 8A भी गिवन है, और ग्रुप 8A जो है वो नोबल गैसेस को डिस्कस करता है। जो ग्रुप 8A है ये किसी से भी बॉन्ड्स नहीं बनाते, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है ग्रुप 1 और ग्रुप 2
साथ में ग्रुप 6 और ग्रुप 7 इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड्स बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को और क्या कहा जाता है? तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। 7 पे पूछा जा रहा है कि व्हेन अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज पोर्ड इन वाटर, जब एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को पानी में डाला जाता है या पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? तो जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होते। अगर बात करें फ्लोरीन और फ्लोरीन की, तो लेट से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इट डज नॉट डिसोसिएट। जब डिसॉल्व ही नहीं होगा, डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस आइन इन NH4OH इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पूछ रहे हैं कि अमोनियम आइन की फॉर्मेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है। ये एमसीक्यू बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इस एमसीक्यू को 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आइए जरा तीनों तरीके डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले होती है अमोनिया गैस NH3। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का शेयर कर लेता है प्रोटॉन के साथ, यानी कि H प्लस आइन के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आइन में NH4 प्लस में। अब साथ में इसको जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया जाए, तो वाटर के अंदर से ही H प्लस आइन आया था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। जो OH माइनस आइन है, वो OH माइनस आइन अमोनियम आइन के साथ में रिएक्ट कर लेगा। अब एक कैटाइन है और दूसरा एनाइन है, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। यानी कि आपने देखा कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सिमिलरली जो अमोनियम क्लोराइड होता है, इन दोनों में तीनों टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड, जब अमोनियम आइन बनेगा तो अमोनियम आइन में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो उसमें आयनिक बॉन्ड भी आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से बॉन्ड शामिल हैं, तो आप कह सकते हैं ऑल 3 बॉन्ड्स। ये हो गया फर्स्ट। अगर सेकेंडली आपसे पूछ लें कि आयनिक बॉन्ड किस कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान में, कौन कौन सी चीजों के दरमियान में बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड अमोनियम आइन और OH माइनस आइन के दरमियान में बना है। या तीसरा तरीका कि आपसे कोई भी एक बॉन्ड उठा के पूछेंगे कि अमोनियम आइन लेट से जो बना है, तो अमोनियम आइन कौन से बॉन्ड्स की वजह से फॉर्म हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछ रहे थे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो अमोनियम का और हाइड्रोक्साइड के दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस हाई पोलैरिटी, इसमें किसके दरमियान में सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वर्ड कर लिया है, वर्ड यूज करते हैं हम इसको पोलैरिटी। तो हमने देखना है कि पोलैरिटी किसके दरमियान में सबसे ज्यादा है। तो देखिए फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत बड़ा होगा, और इसीलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा। इनकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा HF। लेकिन अगर बात की जाए HI की, तो HI पे अभी हाइड्रोजन आयोडाइड में भी जो आयोडीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी अपनी जगह पे मौजूद होगा, लेकिन इनके दरमियान में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। जब डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो पोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी। इसी तरह से HCl और HBr को भी आप समझ सकते हैं, सही ऑप्शन हो गया HF। लीस्ट पोलैरिटी HI की होगी। अब बढ़ते हैं कॉमन यूनिट, जो कि 10th MCQ है, इसमें पूछा जा रहा है कॉमन यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग डायपोल मोमेंट। ये डायपोल यूनिट नहीं है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो कॉमन यूनिट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले डायपोल मोमेंट के 2 यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए डायपोल मोमेंट को जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम्स इनटू मीटर। ये कूलम्स इनटू मीटर इसका SI यूनिट है, लेकिन
कूलम्स इनटू मीटर बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि कूलम्स चार्ज का काफी बड़ा यूनिट है और मीटर भी काफी बड़ा यूनिट है। तो इसीलिए हम डायपोल मोमेंट को, जो कि बहुत थोड़ी होती है, हम इसको इतने बड़े यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम इसको आम तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई में। डी बाई इसका ऐसा यूनिट तो नहीं है, लेकिन इसका कॉमन यूनिट जरूर है। तो डी बाई इसका कॉमन यूनिट है। अब आगे बढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट का जो सिंबल है, डायपोल मोमेंट का सिंबल, जो सिंबल होता है डायपोल मोमेंट का, वो होता है म्यू। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कॉमन यूनिट, तो कॉमन यूनिट हो जाएगा डी बाय। कूलम्स मीटर एसआई यूनिट है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और म्यू यूनिट नहीं है बल्कि सिंबल है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव भी गलत है। 11 पर आ जाते हैं। द फॉलोइंग हैज नो डायपोल मोमेंट। इनमें किसकी डायपोल मोमेंट नहीं होगी? देखिए, डायपोल मोमेंट वाले एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए जो आपको वीडियो बताई गई है उसमें ये सब चीजें डिस्कस हुई हुई हैं, तो आप लाजमी तौर पर देख लिएगा। यहाँ पर आपको इतना बता देता हूँ कि अगर कोई लीनियर स्ट्रक्चर होता है या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें डायपोल मोमेंट नहीं होती। लीनियर स्ट्रक्चर का कैसे पता चलेगा? तो आइए जरा देखते हैं। जो वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं हाइड्रोजन के साथ। इसके अंदर बॉन्ड एंगल तकरीबन बनता है 120 नहीं, सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनता है 109। और बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से और फिर एक और बॉन्ड होता है उसका ऑक्सीजन से। यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीनियर स्ट्रक्चर जब भी होगा या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जब भी होगा तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, डायपोल मोमेंट जिसकी 0 है। HBr में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसी वजह से HBr के अंदर डायपोल मोमेंट भी पाई जाती है। नन ऑफ द अबव गलत ऑप्शन है। अब आते हैं MCQ नंबर 12 पे। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉन्ड एनर्जी। जैसे कि अभी अभी डिस्कस किया गया था कि पोलैरिटी HF की सबसे ज्यादा होती है। जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की पोलैरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। HF की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है तो इसीलिए इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है। जब इनका बॉन्ड इतना मजबूत होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो भी बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन साथ साथ में हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो HF इनमें सबसे लेस रिएक्टिव भी है। मोर रिएक्टिव इसमें कौन सा है? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। देखें, अगर मैं बात करूं HI की, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि उसकी पोलैरिटी कम है। अब जब बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा और ये फौरन से किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर आप बात करें MCQ नंबर 13 पे, तो पूछ रहे हैं प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड इन HF। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड होता है हमें उसको प्रिडिक्ट करके बताना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की पोलैरिटी, हाइड्रोजन फ्लोराइड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होता। आयोनिक करेक्टर जरूर होता है लेकिन आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। डेटिव बॉन्ड भी नहीं होता और स्लाइटली पोलर बॉन्ड इसलिए नहीं है क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक कंपाउंड। अब तक तो आपको इसका आंसर पता लग ही गया होगा क्योंकि हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर ग्रुप 1A से बिलोंग कर रहा है। तो देखें, HCl हाइड्रोजन किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन भी ग्रुप 4A से बिलोंग करता है और अगेन कार्बन ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, इसीलिए तीनों ऑप्शंस गलत हैं। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होगा। MCQ नंबर 15 पर आते हैं। पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन लाइक एटम्स। जैसे कि अभी डिस्कस किया गया था कि सिमिलर एटम्स में हमारे पास बॉन्ड बनता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर मतलब यानी कि लाइक एटम्स के दरमियान में, सिमिलर एटम्स के दरमियान में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। MCQs नंबर 16 पे आ जाए। पूछ रहे हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम
टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, के एटम की एक टेंडेंसी, वो जद्दोजहद एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, इस टेंडेंसी को, इस जद्दोजहद को क्या कहा जाता है? तो इस जद्दोजहद को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी का जो उल्टा हो जाएगा, इसी का कॉन्वर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर कर देता है, अपने से रिपेल करता है। 17 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, if the difference between electronegativity of two atoms is 1.7 then the bond formed is, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 होगा तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? हमने ये पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड उस वक्त मौजूद होता है, आयोनिक बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक्चुअली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस 1.7 से कम हो, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस 0 के बराबर हो, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो, तो हम उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बात यह है कि अगर 1.7 से ऊपर हो तो आयोनिक, 1.7 से नीचे हो तो पोलर, लेकिन अगर एग्जैक्ट 1.7 होगा तो फिर क्या होगा? तो एग्जैक्ट 1.7 पे अकॉर्डिंग टू पॉलिंग 50% आयोनिक करेक्टर होगा और 50% पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का करेक्टर होगा, यानी कि बोथ करेक्टर्स होंगे। ऑप्शन ए 50% आयोनिक वाला यहाँ पर सही है, क्योंकि पार्शियली आयोनिक में परसेंटेज यहाँ पर बताई नहीं गई, तो वो 20% और 30% भी हो सकता है, जो कि बात ठीक नहीं है। फुल्ली कोवेलेंट नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत, और नन ऑफ द अबव भी गलत। 18 पर आ जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को और क्या कहा जाता है? तो बात यह है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल बनता है स्ट्रक्चर, sp2 में बनता है ट्राइगोनल, और sp में बनता है डायगोनल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। तो कहा जा रहा है एन एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज, sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल क्या है? तो sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है इथाइन, क्योंकि इथाइन का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और इथाइन के अंदर हमने देखा था कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, साथ में कार्बन का एक बॉन्ड है हाइड्रोजन से, और इस कार्बन का एक और बॉन्ड है हाइड्रोजन से। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जब सब सिंगल होते हैं तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका नाम हो जाता है sp3। तो इसीलिए इथाइन यहाँ पर सही आंसर है। अब बात करते हैं 20 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो टेट्राहेड्रल शेप, इसमें किसकी कोई टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगी? तो इसको जरा डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए हमारे पास ऑप्शंस है मीथेन, फिर वाटर, और फिर उसके बाद अमोनिया, और फिर उसके बाद PCl5। देखें हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मीथेन की बात करूंगा, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसका तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा ही। अगर बात करें वाटर की, तो वाटर का स्ट्रक्चर हमने पहले भी ड्रॉ किया था। वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, टोटल एक्टिव सेट हो जाते हैं इसके पास 4, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है, टोटल एक्टिव सेट हो गए 4। ओह, ये भी टेट्राहेड्रल है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है PCl5। देखें अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कुछ ऐसा होता है कि फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन अटैच्ड होते हैं। 3 क्लोरीन तो एक सेम प्लेन पे होते हैं, और 2 क्लोरीन जो होते हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसी भी सूरत नहीं बन सकता, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा PCl5 कि PCl5 की टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। PCl5 की शेप कौन सी है? तो PCl5 की शेप है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PCl5 की शेप है ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल। अब बात करते हैं 21 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज 120। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 होता है? तो देखें, sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109, sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 और sp में बॉन्ड एंगल होता है 180। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा कि sp2 में बॉन्ड एंगल है 120। अगर बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 22 पे, तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर या पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर? तो हम सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23। द कार्बन एटम इन इथाइन एसिटाइलिन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। के कार्बन एटम जो इथाइलिन के अंदर या इथाइन के अंदर या एसिटाइलिन के अंदर है, उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो बहुत आसान है। इथाइन जो है, इसमें वर्ड है आइन। आइन से पता लग रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी होगा तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। तो इसका सही आंसर हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। अब बात करते हैं 25 पे, 24 पे एक्चुअली। 24 के अंदर कहा जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? तो वाटर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, जैसे कि अभी डिस्कस किया था। अब बात करते हैं 25 पे। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन द रेशियो ऑफ s एंड p ऑर्बिटल इज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s और p का रेशियो क्या होता है? तो देखें, s और p का रेशियो बताना है। s ऑर्बिटल 1 है और p 3 है, तभी तो sp3 कहा जा रहा है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। अब बात करते हैं 26 पे। देखिए 26 पे कहा जा रहा है कि बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल इन द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज। मीथेन में बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? तो देखें, मीथेन में वर्ड आ रहा है एन, और एन यानी कि ये अल्केन से बिलोंग करेगा। अल्केन मतलब यानी कि सिंगल बॉन्ड, और जहां सब बॉन्ड सिंगल होंगे तो वहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 109.28 डिग्री। 27 पर आ जाते हैं। इन द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। वाटर मॉलिक्यूल का तस्करा काफी बार हो चुका है, तो वाटर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं। तो ये हो जाएगा एक यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड पेयर्स, यानी कि अनपेयर्ड से मुराद ये है कि जिन्होंने पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। लोन पेयर वो होते हैं जो कि खुद से पेयर्ड होते हैं, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। लेकिन अनपेयर्ड का मतलब ये है कि किसी और से बॉन्ड बनाएगा। तो अनपेयर्ड का मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। बॉन्ड पेयर्स देखें, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ये दोनों पेयर्ड है। लेकिन ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे मौजूद है जो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। स्टिल हमारा आंसर 2 ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 28 पे, तो 28 के अंदर पूछा जा रहा है कि पोटेशियम टेंड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू हैव। कि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वैलेंस शेल में से ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे तो देखिए पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पोटेशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 19। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, फिर उसके बाद थर्ड शेल में 8 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो पोटेशियम लास्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा तो बन जाएगा पोटेशियम आइन, K+ आइन बन जाएगा। तो उसका लास्ट शेल गायब हो जाएगा, यानी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा लास्ट शेल में। तो हमारे पास जो सेकंड लास्ट शेल था अब वो बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल।
29 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज एसोसिएटेड विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कौन सी शेप एसोसिएटेड है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल शेप बनती है। और अगर बात करते हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन पोजेसेस, इथाइन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इथाइन के मॉलिक्यूल में, इथाइन के मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? तो इथाइन के मॉलिक्यूल में या एसिटाइलिन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सही आंसर है, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज तमाम हुए, लेकिन हमारी तैयारी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तैयारी में बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज बाकी हैं। कैसे होगा ये सब? आप इसके लिए ई-कैट एमडी कैट का कोर्स बाय कर सकते हैं, मकसद ऐप की तरफ से डिजाइन करदा। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, चेकआउट कीजिए।